एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है वो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, जो चैप्टर नंबर 6 है। यह 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स। और जो लोग ये सीरीज शुरू से देख रहे हैं वो इस चैप्टर को एक बार 6वीं क्लास के ज्योग्राफी में 8वें चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। फिर ये छठे चैप्टर में भी था 7वीं क्लास का, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका भी नोट्स बना दिया है। और जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का टोटल नोट्स जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको यदि नोट्स लेना हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं लेना है वो यहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं। बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। वनस्पति की विशेषताएं एवं स्थल की ऊंचाई एक दूसरे से संबंधित है। वनस्पति की जो विशेषता होती है और जिस स्थल पर वो उगते हैं उनकी ऊंचाई एक दूसरे से संबंधित होती है। ऊंचाई एवं जलवायु में परिवर्तन के कारण वनस्पति में बदलाव आता है। जैसे जैसे स्थल की ऊंचाई में परिवर्तन होती है वैसे जलवायु में परिवर्तन होता है, और जलवायु में जब परिवर्तन होती है तो वनस्पति के प्रकारों में, उनकी बनावटों में परिवर्तन होता है। प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे देखिए इस श्रेणी का नाम दिया गया है। पहला है वन, दूसरा है घास स्थल और तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। तो इस तरह से वनस्पति जो है ये 3 भागों में इनको बांटा गया है। एक है वन, दूसरा है घास स्थल और तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। उसके बाद वन के बारे में दिया गया है कि जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन व खुले वन विकसित होते हैं। घास स्थल के बारे में दिया गया है जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, इन्हें घास स्थल कहते हैं। और कांटेदार झाड़ियाँ जो होती है वो कांटेदार झाड़ व झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं जहाँ की वर्षा की मात्रा सबसे कम होती है। अब वन के प्रकार के बारे में दिया गया है। ये थे श्रेणियाँ जो जिस तरीके से वनस्पति उगती है किस किस श्रेणियों में, यानी कि वन, घास स्थल, कांटेदार झाड़ियाँ। और ये बिल्कुल निर्भर करता है वर्षा पे। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ वन उगते हैं, और जहाँ पे थोड़ा सा मध्यम वर्षा होती है वहाँ पे घास स्थल, और जहाँ बिल्कुल कम वर्षा होती है वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ उगती है। उसके बाद है वन के प्रकार। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसको हम एक बार 6th क्लास की ज्योग्राफी में देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पे जो लोग वहाँ पे नहीं देखे हैं वो यहाँ पे ध्यान देंगे। यह वर्षावन, इसे वर्षावन भी कहते हैं। यह भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र के पास पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार यानी कि जब वो वन, इसका मतलब है कि सदाबहार का मतलब है कि वो वन हमेशा हरा भरा रहता है, और उष्णकटिबंधीय का मतलब कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। ये क्षेत्र गर्म होती है एवं पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। अब ये जो क्षेत्र होती है इसकी विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है कि ये जो क्षेत्र होती है गर्म होती है और पूरे वर्ष यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। मौसम शुष्क न होने के कारण पत्तियां पूरी तरह नहीं गिरती, अतः इसे सदाबहार वन कहते हैं। मौसम जो है शुष्क यानी कि बहुत ज़्यादा शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ की पत्तियां जो है पेड़ों पे लगी रहती हैं, और इसलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। घने वृक्षों के मोटे वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। जैसे रोजवुड है, आबनूस है, महोगनी है, जिसे महोगनी को दृष्टकाष्ठ भी कहते हैं। तो इस तरह से ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषताएं। तो इनकी विशेषताओं में आपको याद रखना है, ये क्षेत्र गर्म होते हैं, यहाँ वर्षा अधिक होती है, और यहाँ के जो पेड़ होते हैं बहुत ही घने होते हैं, और सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुँच पाता, ऊपर इतने ये घने होते हैं बिल्कुल बादलों की तरह। अब दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बस सदाबहार को यहाँ हटा देना है, उष्णकटिबंधीय और वन वही है, बीच में सदाबहार हट गया और पर्णपाती आ गया। इसका मतलब ये जो वन होते हैं अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में एक समय में एक साथ पत्तियाँ गिराते हैं। वनों में जब एक साथ एक बार सारी पत्तियाँ गिर जाए तो यानी कि वो वन पतझड़ वन भी कहे जाते हैं, क्योंकि उस वनों में पत्ते नहीं रहते वृक्षों में। और सदाबहार वन का मतलब है पत्तियां तो गिरती हैं लेकिन सभी पेड़ जो है अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। यह मानसून वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है कि आखिर ये वन पाए कहाँ जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इनकी विशेषता है कि ये कैसे मौसम में होते हैं, कैसे जलवायु में होते हैं। तो एक तरह से आपको ये भी आइडिया होगा कि इस क्षेत्रों में जलवायु कैसी होती है। तो यहाँ पे जगह का नाम था। इन वनों में
दृष्ट काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान और नीम तथा शीशम है। जानवर जो होते हैं इन वनों में बाघ हैं, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर आदि जो हैं जानवर हैं, और ये पेड़ हैं इस प्रकार के जो इन वनों में पाए जाते हैं। तीसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि यह मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। मध्य अक्षांश के जो तटीय प्रदेश हैं, तटीय प्रदेश का मतलब हुआ कि जैसे ये भारत है तो ये जो किनारा है ये तटीय क्षेत्र है, तो इसी तटीय प्रदेशों में स्थित हैं ये मध्य अक्षांशों के। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। किसी भी महाद्वीप के, जैसे मान लीजिए ये एशिया महाद्वीप है तो इसके ये पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील है। इसमें वृक्ष जो है वो बांज है, चीड़ एवं यूकेलिप्टस है, जिसे दृढ़ और मुलायम दोनों तरह का होता है। तो शीतोष्ण सदाबहार वन की ये विशेषता है। अब है शीतोष्ण पर्णपाती वन। देखिए पहले हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके बाद पर्णपाती वन, उसी का दो हिस्सा। फिर हमने पढ़ा शीतोष्ण सदाबहार वन, और अब हम पढ़ रहे हैं पर्णपाती वन शीतोष्ण। उच्च अक्षांशों पर मिलते हैं क्योंकि उच्च अक्षांशों पर ही शीत ऋतु होती है। उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश, यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ हैं बांज है, ऐस है, बीच है, ये पेड़ आदि पाए जाते हैं। और जानवर फीजेंट है और मोनाल है, इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। पांचवा जो है वो है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में दिया गया है कि ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे कि यूएसए, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, देखिए जब जहाँ पे ये प दिया गया है ऐसे, ये पश्चिम है, द दे के ऐसे दिया गया है, ये दक्षिण है, और जहाँ पे ऐसे दिया गया है वो पूर्व है, और जहाँ पे ऊ लिख के दिया गया है वो उत्तर है। तो इस तरह से उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम आपको हर नोट्स में इस तरह का मिलेगा। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू वंश का मतलब है कि जो रसदार फलें होती हैं जो थोड़ी खट्टी होती हैं, जिसे सिट्रस कहते हैं, ये मिलती है। जैसे फल पैदा किए जाते हैं, यहाँ लोगों ने इच्छानुसार कृषि के लिए प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है, यानी कि लोग अपनी कृषि के लिए यहाँ के जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, उसको हटा दिया है। यहाँ पे छठा है शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में जैसे 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टाइगा भी कहते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इनमें इससे लुगदी बनते हैं, जिससे अखबारी कागज, माचिस, बक्से तैयार होते हैं। अखबार जो कि रोज के प्रयोग में आने वाला है, और जो माचिस है उसके बक्से तैयार होते हैं। वृक्ष जो है चीड़, देवदार, जानवर जो है रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू इत्यादि, ये सब जानवर हैं। अब है घास स्थल के बारे में। हम वन के बारे में देख रहे थे, इसके बाद हम देखेंगे घास स्थल के बारे में। घास स्थल जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल और दूसरा है शीतोष्ण घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल की जो विशेषताएं हैं, ये भूमध्य रेखा से दोनों ओर निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई इनकी 3 से 4 मीटर होती है। हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि इसमें पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल के बारे में है कि ये मध्य अक्षांश व महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। घास जो होती है छोटी और पौष्टिक होती है। इसमें जो जानवर हैं वो जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप इत्यादि पाए जाते हैं। अब है कंटीली झाड़ियाँ। लास्ट जो है वो है कंटीली झाड़ियाँ, और इसके बारे में है कि शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में ये पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि अफ्रीका का मरुस्थल है, ये भी पश्चिमी हिस्से में है। भारत में देखिए राजस्थान को, वहाँ भी जो वहाँ मरुस्थल जो है वो भी पश्चिमी भागों में है, पश्चिमी राजस्थान में। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। अब विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। यहाँ पे देखिए घास स्थल ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, पूर्वी अफ्रीका में इसे सवाना कहते हैं, ब्राज़ील में इसे कंपोज कहते हैं, और वेनेजुएला में इसे लानोस कहते हैं। अब घास स्थल में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कौन सा उष्णकटिबंधीय और कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि किन देशों में इसे क्या कहा जाता है। तो इस तरह से इसको आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। अर्जेंटीना में जो है पैम्पास कहते हैं,
पंपास भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, मध्य एशिया में स्टेपी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में डान या डाउन्स कहते हैं। तो इस तरह से ये घासों के बारे में है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, क्या आप जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट जो है यही होता है। ये चैप्टर अब लगभग समाप्त है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ, यानी कि जिसे छुआ ना गया हो। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। यानी कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। उसके बाद चौथा है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो ये था 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का छठा चैप्टर, जिसमें हमने प्राकृतिक वनस्पति को देखा, जिसमें वन जो घास स्थल हैं, झाड़ियाँ हैं, उनको हमने देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। धन्यवाद।